आज नया चैप्टर चालू करोगे क्या? नहीं, अभी वही चल रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ना है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात की थी, उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था LOCOE, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, मैंने बोला था तुमसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में सोचकर आना कि कैसे वन टाइप ऑफ एनर्जी अनदर टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो कुछ एग्जांपल भी दिया था लास्ट टाइम पे, कोई सा ऐसा तुमसे पूछा था कौन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ऐसा करके। तो किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बताना है? नहीं तो जी। नहीं? नहीं तो जी। ओके। तो कोई भी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमने समझा। अगला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको पढ़ेंगे आज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको कैसे लगाना है डे टू डे लाइफ सिचुएशन में, वो समझेंगे। तुमने वो रेस का नाम सुना होगा जिसमें रिले रेस में 4 जने दौड़ते हैं? आर यू अवेयर ऑफ दैट? हाँ। एक जना दूसरे को डंडा या झंडा जो भी पकड़ाना होता है पकड़ाता है, फिर दूसरा दौड़ता है, फिर तीसरा दौड़ता है, एंड सो ऑन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सबसे पहली बात तो है कि तुम्हें पता होना चाहिए मोमेंटम होता क्या है। तो याद है या भूल गए हो मोमेंटम क्या होता है? आर यू स्टिल फैमिलियर? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी। हाँ, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय बॉडी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? जब भी हम मोमेंटम बोल रहे हैं, इट मींस लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल P. It is a vector quantity and it is mass into velocity. This is linear momentum. अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये कंजर्व्ड है, तो उसका क्या मतलब है? अगर हम कहते हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है बच्चों, किसी टक्कर में इन ए कॉलिजन, टक्कर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉलिजन। आर यू फैमिलियर विद द वर्ड कॉलिजन? कोलाइड, कोलाइड करना। एक ट्रक एक कार से टकरा गया तो क्या बोलेंगे उनमें? एक्सीडेंट जो हुआ, एक्चुअल में ये हुआ कॉलिजन। कोई मीटरॉइड आने वाला है, अर्थ तक पहुंच जाएगा तो बनेगा मीटरॉइड। मीटियोर आ रहा है, मीटरॉइड बन जाएगा आफ्टर कोलाइडिंग विद द अर्थ। जब तक वो हवा में ही खत्म हो जाता है मीटियोर है, टूटता तारा। धरती पर पहुंचता है तो मीटरॉइड। टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। इन्हें कॉलिजन। अच्छा, बम तुमने फोड़ा, एक्सप्लोजन। और किसी भी तरह का इंटरेक्शन अगर हो रहा है दो बॉडीज के बीच, तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एक्सप्लोजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन एक्सप्लोजन। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो टक्कर से पहले जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, यानी पी आई, मस्ट बी इक्वल टू पी एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल, आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल। अब इसका क्या मतलब है वो हमको समझना है। जैसे तुमने बम चलाए होंगे, पटाखे, हालांकि दिवाली पर बैन थे, फिर भी कुछ बच्चों ने कुछ कुछ तो फोड़े ही हैं। क्या तुमने भी फोड़े हैं? नहीं फोड़े हैं। नहीं फोड़े हैं, पिछले दिवाली फोड़े थे। हाँ। हाँ। अगर दो बम की बत्ती, दो बम रेड वाले, मुर्गा छाप,
दो बम की बत्ती को एक साथ जोड़कर जलाया जाए, ये माचिस की तीली है, जलाया जाए तो होता क्या है बच्चों, इस बम में पीछे एक, अरे बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, तो सेटिंग देख, ऑडियो सेटिंग। एक बम पहले फूट जाता है। नहीं नहीं, ऑडियो सेटिंग सही कर भाई, आवाज नहीं है तेरी सही। पता नहीं क्यों वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, माइक को देख, माइक को संभाल, क्या है दिक्कत। देखो बच्चों, इस बम में जो है कागज, तुमने देखा होगा बम फटने के बाद क्या होता है, कागज का कचरा होता है, हाँ। उसमें पीछे एक ईंट का टुकड़ा या कोई हार्ड सब्सटेंस होता है। बम फूटने के बाद आगे की तरफ से तो बारूद निकलता है, चलो ये समझ लो क्या होता है, बम कैसे फूटता है, कैसे कैसे बनता है बम। अंदर बारूद की पतली लेयर होती है, उसमें बत्ती लगी होती है, तो बत्ती जलती है, बारूद बंद है तो गैसेस निकल नहीं पाती, तो बम फूटता है यहाँ से बटा। तो कई बार तो कागज पूरा फट जाता है। हाँ बेटा। बारूद का मतलब क्या होता है? गन पाउडर। तुमने माचिस देखी, माचिस की तीली जलाई है, हाँ। मैच स्टिक। ये जो मैच स्टिक है, इसके आगे रेड रेड कलर, ब्राउन ब्राउन कलर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? नहीं पता। बारूद। ठीक है, अच्छा। इट इज गन पाउडर। ये एक तरह का बारूद है। बारूद भी कई तरह का होता है, इट इज वन ऑफ द टाइप। तभी होता क्या है, इधर से जब बारूद निकलेगा तो पीछे की तरफ से प्रेशर पड़ता है इस पर, और ये ईंट का डट्टा बाहर निकल के जाता है। तो जब भी तुम्हें बम फोड़ना है तो क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये बम की पीछे वाली साइड तुम्हारी तरफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें चोट लग सकती। तो या तो तुम साइड से पकड़ोगे उसको, और पीछे वाली साइड अपनी तरफ नहीं रखोगे, फ्री होनी चाहिए, ये ईंट का डट्टा निकल के जाए तो अब इसमें मोमेंटम कहां से आ गया वो हमें समझना है। दिस इज एन एक्सप्लोजन। अगर ये दो बम ऐसे रखे साइड बाय साइड, और हम ऐसे भी रख सकते थे इनको जोड़कर कि इनकी बत्ती तो इधर गई और ऐसे, तो फूटने के बाद कौन सा बम किधर जाएगा, और अगर इसका खोल साबुत रह जाता है तो कौन सा बम कितनी वेलोसिटी से किधर जाएगा, कैन यू प्रिडिक्ट? कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? नहीं। हाँ। बम फोड़ रहे हैं हम, अब बम फोड़ रहे हैं तो उसका जो डट पीछे का खोल है वो निकल के जाता है, कई बार चोट लगती है, तो किधर जाएगा, किस वेलोसिटी से जाएगा। या फिर कंचे खेले तुमने, मार्बल गेम, ये गोला होता है बच्चों, हाँ। इसमें हम कंचे रख देते हैं कुछ, और हमारे पास भी हाथ में कंचे होते हैं। जो कंचे खेल रहा है वो क्या करता है, कंचा लेके निशाना लगाता है, जो दूसरा अपोनेंट है, यानी दूसरा व्यक्ति है, दूसरा बच्चा है, जो इसका साथी इसके साथ खेल रहा है, कंपेनियन, वो इसको बताता है कि कौन से कंचे पर निशाना लगाना है। उसने बोला नीले वाले कंचे पर निशाना लगाना है, तो अब इसको नीले वाले कंचे पर निशाना लगाना है, और उस नीले वाले कंचे को गोले से बाहर निकालना होगा, ऐसा निशाना लगाना है कि इस कंचे से उसको मारे और ये नीला वाला कंचा गोले से बाहर चले जाए, तो ये सफल कहलाएगा, यानी सक्सेसफुल अटेम्प्ट कहलाएगा इसका, ये जीत जाएगा। नहीं निकाल पाया तो ये हार जाएगा। ठीक है, अब उसमें एक्सचेंज भी होते हैं कंचे, जीतने हारने पर एक दूसरे को देने पड़ते हैं कंचे, ऐसा कुछ गेम होता है। तो सवाल ये है कि ये अपने हाथ वाले कंचे से इस कंचे को कितनी स्पीड से मारे, किस एंगल पर मारे कि बाकी कंचे इंटैक्ट रहें, दूसरे कंचे ना निकले, सिर्फ यही कंचा निकले। ऐसे कैरम बोर्ड में भी सिचुएशन होती है। तो यहां क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉलिजन ऑफ द मार्बल्स, कॉलिजन ऑफ द मार्बल्स।
तो इसमें भी क्या कंजर्व रहता है? मोमेंटम रिमेन कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो दोनों कंचों का कुछ कुछ मास है, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। हाँ बोलो बेटा। ताऊ जी मुझे समझ नहीं आया। हाँ तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि क्या बात समझ में नहीं आई। यू हैव टू टेल दैट कि तुम्हें क्या चीज समझ में नहीं आई। ये कंचे वाला जो भी आपने तुम क्या एक्सप्लेन समझते हो किया, कंचा होता क्या है? व्हाट इज कंचा? ये गेम होता है। नहीं, कंचा क्या होता है? मार्बल की बॉल छोटी सी। हाँ, कांच की छोटी सी बॉल। तो अब कांच की छोटी सी बॉल उस गोले में पड़ी, नीचे जमीन पे तुमने एक गोला खींच दिया, जैसे कैरम बोर्ड में गोटियां पड़ी होती है गोले में। हाँ अब दूसरे कंचे से उसको टक्कर मारनी है, कोलिजन यानी टक्कर। ठीक है, कोलिजन यानी टक्कर। तो दूसरे कंचे से उसको टक्कर मारनी है और टक्कर इतनी तेज होनी चाहिए कि वो गोले से निकल के बाहर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह का गेम होता है। तो यहां पे मैंने सिर्फ ये बताया कि उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कोलिजन, टक्कर। और कोलिजन में क्या कंजर्व रहेगा? मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पे लिखा है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसे समझो, हियर इज एन ऑब्जेक्ट, जनरलाइज कर देते हैं इसको। मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m1 एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1। u से दिखाया मैंने वेलोसिटी को, और m1 उसका मास है। तो बताओ इसका मोमेंटम कितना हुआ? इसका मोमेंटम हुआ p1 इक्वल टू m1 u1। ऐसे लिख सकता हूं क्या? भाई कुत्ते घोड़े वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा तुमको। एक कुत्ता और एक घोड़ा। कुत्ता 50 किलो 20 किलो का भाग रहा है 100 किलोमीटर पर आवर पर। घोड़ा जो है 100 किलो का भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर पर। दोनों की आंख पे पट्टी बंदी है, दोनों एक दीवार से जाके टकराते हैं। याद आया तुम्हें? ऐसा कुछ डिस्कस हाँ किया था हमने, कौन हॉस्पिटल में ज्यादा देर रहेगा, किसको पहले छुट्टी हाँ मिलेगी। याद आ गया? सो हाँ वहां पे हमने क्या किया था? कुत्ता था 20 kg का, भाग रहा था 100 मीटर पर सेकेंड पर। 100 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, और 20 kg है मास। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, उसका मोमेंटम निकाला था। मोमेंटम कितना आया था? 2000 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। दिस वॉज द मोमेंटम। याद आया ऐसा कुछ? तो मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर ये m1 मास का ऑब्जेक्ट है, u1 वेलोसिटी से चल रहा है, तो मैं इसके मोमेंटम को कितना लिख सकता हूं? मोमेंटम को लिख सकता हूं m1 इंटू u1, दैट इज p1। अब ये जाकर एक रेस्ट पर है, यहां दूसरा ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो ये तो है स्ट्राइकर कैरम बोर्ड में, और ये है क्वीन। क्वीन क्वीन बोला तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ तुम्हारा कि नहीं हुआ? ये क्वीन है, ये क्वीन। हाँ ठीक है, हियर इज क्वीन। अब क्वीन रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को u2 से दिखाऊं तो क्या मैं u2 को 0 लिख सकता हूं? बिकॉज इट इज एट रेस्ट। रेस्ट मतलब रुकी हुई है, रुकी हुई तो इसकी वेलोसिटी 0 है। इसका मास जो है वो है m2। तो अब हम देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है स्ट्राइकर जो जाके टक्कर मारेगा। स्ट्राइकर नाम ही हुई है, स्ट्राइकर को क्या करना है? स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक यानी टक्कर। कोलिजन करेगा किसके साथ? क्वीन के साथ टक्कर करेगा, क्वीन को टक्कर मारेगा। क्वीन अभी रुकी हुई है। तो अब सवाल यह है कि क्वीन किधर जाएगी? क्या खड्डे की तरफ जाएगी? कैरम बोर्ड, हियर इज द क्वीन इन द सेंटर एंड हियर इज द स्ट्राइकर। इससे इसको टक्कर मारे तो क्वीन हाँ किधर जाएगी? अगर ये टक्कर बिल्कुल सीधी है, जिसको बोलेंगे सीधी टक्कर, सीधी टक्कर को अंग्रेजी में कहते हैं, तुम सीधे सीधे चल रहे थे, क्या कर रहे थे? मोबाइल था तुम्हारे हाथ में, ये मोबाइल पकड़ा तुमने और मोबाइल में देखते देखते जा रहे हो, सामने खंबा, धाड़, सर टकराया। क्या बोलेंगे? सीधी टक्कर। सीधी टक्कर मतलब हेड ऑन कॉलिजन, क्योंकि सीधी टक्कर में हमेशा कौन टकराता है? हेड, सर टकरा जाता है।
तो उसको बोलते हैं हम हेड ऑन कोलिजन। और टक्कर कैसे हो सकती थी? टेढ़ी टक्कर। अच्छा, अभी यहाँ हेड ऑन कोलिजन होगा, स्ट्राइकर जाके क्वीन को टक्कर मारेगा तो क्वीन किधर जाएगी? स्ट्रेट, सीधी जाएगी, क्योंकि टक्कर कैसी है? सीधी, एंगल पर नहीं है। हाँ, एंगल पर टक्कर मारता तो चांसेस थे किधर जाती? खड्डे में जाती, इधर या इधर। डू यू गेट इट? यस सर। टक्कर समझ में आ रही है? हाँ। ओके, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं? फिजिक्स की मदद से हम अपने इस गेम में जीत हासिल करना चाहते हैं, यानी हम इसमें फिजिक्स लगाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कितनी वेलोसिटी से। अब क्या होता है, कई बार ये गोटी ज्यादा तेज जाके टकराए, मान लो हमने एंगल पे टक्कर मारी, स्ट्राइकर गया इधर, क्वीन गई उधर, और अगर ये ज्यादा तेज जाके टकराए तो वापस आ जाती है रिबाउंड होके खड्डे में जाने की बजाय, खड्डे में गिरने की बजाय। तो नुकसान भी हो जाता है हमको। हम चाहते हैं प्रॉपर स्पीड से जाए और सीधी खड्डे में जाकर गिरे। सो कैन वी अप्लाई फिजिक्स हियर? देन आंसर इज वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यहां पर हमें जो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा वो है फ्रिक्शन। एक्चुअल में यहाँ एक फोर्स और काम कर रहा है, और वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इन गोटियों और कैरम बोर्ड की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। हालांकि हमने पाउडर डाला है, दैट फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, बट स्टिल फ्रिक्शन इज देयर। तो उसको नेग्लेक्ट करके अगर हम बात करें, क्योंकि चीजों को आसानी से समझने के लिए हमें कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करना पड़ता है। लाइफ में भी क्या करना पड़ता है बच्चों? अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए कुछ लोगों को, उनकी कुछ आदतों को इग्नोर करना पड़ता है। तो जस्ट लाइक दैट। सो यहां पर एक सिंपल रूल काम करता है जिससे हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एंड दैट सिंपल रूल इज मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड मींस इनिशियल इनिशियल मोमेंटम, आई से दिखाता हूं खाली, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पर जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज को डील करते हैं, तुमने सीखा था कितनी तरह की होती है क्वांटिटीज? याद है किसी को? कौन बताएगा? फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? हाउ मेनी? टू। गलत जवाब, गलत जवाब। इट इज नॉट टू। चार, चार प्रकार। कितने प्रकार की होती हैं भौतिक राशियां? भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज चार प्रकार की होती हैं। दीज आर ऑफ फोर टाइप, फोर काइंड। फर्स्ट इज वेक्टर, स्केलर, रेशियो। रेशियो, फर्स्ट इज रेशियो, द सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दीज आर प्योर रेशियो, इसमें कोई यूनिट नहीं होती। जो रेशियो होता है उसमें यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सीधे सीधे प्योर नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड इज स्केलर, इसमें यूनिट एक्सप्रेस करनी होती है, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं सॉरी, वेलोसिटी तो वेक्टर है। स्पीड, डिस्टेंस, डिस्टेंस 5 मीटर, तो 5 के साथ मीटर लगाया तो यूनिट इन्वॉल्व हो जाएगी, तो स्केलर। फिर थर्ड काइंड वेक्टर, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगी तो वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। खाली 5 मीटर बोलने से काम नहीं चलेगा, 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, दिशा भी उसमें जोड़नी पड़ेगी, समझ गए? युविका के साथ साथ दिशा को भी आना पड़ेगा, तब बनेगा वेक्टर। ठीक है, तो दिशा अगर जुड़ी तो वेक्टर, बिना डायरेक्शन के स्केलर, यूनिट है पर डायरेक्शन नहीं है, स्केलर। एंड चौथी तरह की, जो कि बहुत हाई लेवल पे हम चले गए, टेंसर। एक से ज्यादा डायरेक्शन हो तो बोलते हैं टेंसर। अभी मैं बात कर रहा हूं वेक्टर क्वांटिटी की, और तुम्हें यह समझना है कि जब भी हम डील करेंगे वेक्टर को, जब भी हम डील करेंगे वेक्टर को, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ये दोनों क्वांटिटीज वहां पर होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बच्चों, वेक्टर से रिलेटेड मैं कुछ थ्योरी तुम्हारी रिवाइज कर देता हूं, जिससे वेक्टर्स को हम समझ लें और आगे की चीजें समझना आसान हो। तो मैं तुमको एक पीडीएफ दिखा रहा हूं बच्चों, एक पीडीएफ। ओहो, कहाँ गई? चलो ढूंढते हैं इसको, पीडीएफ को, जिसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा वेक्टर की बेसिक थ्योरी। ओके, वेक्टर्स की बेसिक थ्योरी।
इसको कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के। पेज नंबर 19 पे चलते हैं, 17 दिया ना तो 2-3 पेज आगे होता है 19। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, व्हाट आर वेक्टर्स? स्केलर क्वांटिटीज को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वेक्टर को। ए फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैंने बोला डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्टेंस 10 मीटर में 10 इज मैग्नीट्यूड, मीटर इज यूनिट, तो मैग्नीट्यूड ओनली एंड डज नॉट रिक्वायर ए डायरेक्शन, जिसको डायरेक्शन दिशा की जरूरत नहीं है, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इट ओबेज द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। तो ऑर्डिनरी एल्जेब्रा क्या होती है बच्चों? ऑर्डिनरी एल्जेब्रा होती है 1 + 1 इज, बोलो कितने? एक में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2. हाँ, 2. एक में एक जोड़ा तो 2, ये कहती है ऑर्डिनरी एल्जेब्रा। 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4, दिस इज ऑर्डिनरी एल्जेब्रा। बट वेक्टर की जहां बात करेंगे हम, कहां पहुंच गए, ये रहा। ऑर्डिनरी रूल्स, डिस्टेंस, मास, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इवन इट इज स्केलर। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसमें तो डायरेक्शन है, तार में जा रही है किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर, although it has direction, although it has direction, yet इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों, वो समझना है हमको। कैसे, अभी समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? ए फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब करंट में क्या होता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, उसकी डायरेक्शन तो हमेशा तार के अलॉन्ग होगी, तार को जिधर भी मोड़ दो। When it is expressed, example displacement, velocity, acceleration, force, etc. इनको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। पर वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए खाली डायरेक्शन होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसके लिए जो जरूरी शर्त है किसी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए, उसमें एक शर्त और शामिल है, वो है वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। आर यू फैमिलियर विद वेक्टर एल्जेब्रा? नाम सुना है क्या? नहीं. तो समझ लो, एल्जेब्रा तो समझते हैं सब लोग, एल्जेब्रा जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, ऑल दीज रूल्स बिलोंग टू द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड एल्जेब्रा। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ज्योमेट्री है, जिससे तुम फैमिलियर हो, जिसमें तुम एंगल्स नापते हो, ट्राइंगल शेप्स बनाते हो, वो क्या है? ज्योमेट्री है। ऐसे ही जिसमें तुम जोड़ते हो, घटाते हो, वो क्या है? वो एल्जेब्रा है। तो 1 + 1 ऑर्डिनरी एल्जेब्रा में 2 होता है, पर जब हम वेक्टर एल्जेब्रा की बात करते हैं बच्चों, 1 + 1 मे बी 0। कैसे? कैन एनीबडी टेल? 1 + 1 0 हो सकता है कैसे? 1 माइनस हो सकता है. एक्चुअली इट इज 1 + 1। इन वेक्टर एल्जेब्रा इट कैन बी 0। दो वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दो वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब फॉर एग्जांपल परी बीच में खड़ी है और युविका परी का हाथ पकड़कर उसको 5 न्यूटन फोर्स से एक डायरेक्शन में खींचती है। ठीक है, राघव दूसरी तरफ खड़ा है या अद्विका खड़ी दूसरी तरफ, अद्विका जो है परी का दूसरा हाथ खींचती है दूसरी तरफ 5 न्यूटन फोर्स से, तो परी किधर जाएगी? जहां है वहीं रहेगी, यानी नेट फोर्स बिकम 0। तो 5 न्यूटन + 5 न्यूटन, टोटल फोर्स कितना लग रहा है परी पर? परी पर लग रहा है 5 + 5 10 न्यूटन लग रहा है। 10 न्यूटन लगने के बाद भी परी खिसक नहीं रही अपनी जगह से, नेट फोर्स 0 हो गया है। सो इट इज लाइक दैट कि वेक्टर्स में 0 भी हो सकता है रिजल्टेंट, और दोनों सेम डायरेक्शन में। प्लस और माइनस से ले सकते हैं ना? हाँ, पर उसके अलावा और भी हमें कंसीडर, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो परी उस तरफ खींचती चली जाएगी 10 न्यूटन फोर्स से, यानी ऐड हो जाएगा 1 + 1 2। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या हो? एक जना सामने खींच रहा है, एक जना साइड में खींच रहा है ना, अब किधर जाएगी परी? सामने. दोनों के बीच वाली डायरेक्शन में खींचती हुई चली जाएगी। रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा हमको। तो वो रिजल्टेंट अगर मैं ऐसे कहूं 1 + 1, दिस इज 1 एंड अनदर 1 इज इन दिस डायरेक्शन,
इनका रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है 1 + 1, देन रिजल्टेंट विल बी अलोंग द परपेंडिकुलर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इन दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री दिख रहा है क्या तुमको? हियर द एंगल इज 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा? इस एंगल को बाइसेक्ट, आधा बांटते हुए रिजल्टेंट जाएगा इधर 45 डिग्री पर, यानी वो होगा √2। अगर कैलकुलेट करेंगे हम उसको, कैलकुलेट करने के तरीके में सिखाऊंगा आगे। इट विल बी √2। √2 कितना होता है? एनीबडी नोस हाउ मच इज √2? 1.414। √2 की वैल्यू हम रट सकते हैं, याद रख सकते हैं 1.414। √3 की वैल्यू 1.732, कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ कहानी है। वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर सम करना होता है, और वेक्टर अलजेब्रा में 1 + 1 हमेशा 2 नहीं होता। 1 + 1 जो है 0 से लेकर 2 के बीच कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन दोज टू, यानी डायरेक्शन एसोसिएट हो गई। पिक्चरें सबने देखी है, फिल्मों की अलजेब्रा अलग है, सब जानते हैं। फिल्मों में क्या होता है, 1 और 1 11 हो जाता है, 2 और 2 5 हो जाता है, 2 और 2 5, 1 और 1 11। तो फिल्मों की अलजेब्रा अलग है। जैसे जैसे तुम और हायर क्लासेस, हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे मैथमेटिक्स में, उनकी अलजेब्रा अलग है, सबकी अलजेब्रा अलग अलग होती है। तो वेक्टर वो है जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखो। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, लाइन से दिखाया, हेडेड विद एन एरो। ये देखो, ये एक लाइन खींची, आगे उसमें तीर लगा दिया, महाराणा प्रताप का तीर। A vector is represented by a line headed with an arrow. Its length is proportional to its magnitude. अगर हम ज्योमेट्री को फॉलो करें, ये है मान लो 5 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो हम स्केल अज्यूम करेंगे 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाएंगे। 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? 5 न्यूटन के फोर्स को, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। इट्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो बताओ 5 न्यूटन में मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन में मैग्नीट्यूड कितना है, बोलो। 5, सही जवाब। तो ए वेक्टर है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्यू इसकी डायरेक्शन है, पी क्यू वेक्टर। और इस ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो सिंपली हम ए लिखें बिना एरो के, या फिर हम एरो के साथ ए लिख रहे हैं तो दोनों साइड 2 लाइन खींच दें, यानी इसको बाउंड्री वॉल में बंद कर दें। इसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यानी 2 लाइन बीच साइड में खींच दी, इसको बोलते हैं मॉडुलस। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो 1 मिनट में, फिर क्लास खत्म करते हैं, बाकी फिर बाद में पढ़ेंगे। जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के इसी डायरेक्शन में बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। दोज वेक्टर व्हिच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। जो नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, नहीं किसी को नहीं दिख रही? दिख रही है, दिख रही है, पर ही चेक करो तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन। इक्वल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी सेम, उनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स जिनके बीच एंगल 180 डिग्री है, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, एक दाएं दूसरा बाएं, एक लेफ्ट में एक राइट में, 180 डिग्री एंगल, एंटी पैरेलल। नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों लंबाई में बराबर है एरो, पर दिशा विपरीत है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, तो को इनिशियल। कोलिनियर, जो वेक्टर एक ही लाइन में होंगे तो उनके बीच एंगल या तो 0 या तो 180 होगा, उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ये एग्जांपल देख लो, 0 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री है, 0 डिग्री 180 ऐसे हो सकता है। ये सारे कोलिनियर वेक्टर के एग्जांपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों। कोप्लानर वेक्टर, जो सेम प्लेन में होंगे उनको बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर, एक ही प्लेन में। जैसे तुम्हारी टेबल पर 5 पेन पड़े हैं, पांचों पेन अलग अलग डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो कोप्लानर है। कॉनकरेंट वेक्टर, ये सब टर्मिनोलॉजी है। कॉनकरेंट, एक ही पॉइंट से गुजरने वाले, दो वेक्टर विच पास थ्रू कॉमन पॉइंट, जैसे एक्स और वाई एक्सिस ओरिजिन से जाते हैं तो ओरिजिन से जा रहे हैं, तो एक्स और वाई एक्सिस कॉनकरेंट वेक्टर, कॉल्ड कॉनकरेंट वेक्टर।
एक रस्सी पर तुमने मनी प्लांट की बेल लटका रखी है अलग अलग, और वो एक ही पॉइंट पर बांध रखी हैं, अलग अलग जगह से जाकर एक ही पॉइंट पर बंध रही हैं, तो वो सारी रस्सियां कॉन्करेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। नल और जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, और इससे आगे की डिटेल हम सीखेंगे बाद में। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। ये जो है नोट करने की जरूरत नहीं है, सब मैं तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना। सो कुछ तुम्हें समझ में आया होगा, वेक्टर नाम की कोई चीज होती है, अभी थोड़ी फीलिंग आ रही होगी कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास जो है इस बार ट्यूसडे को है, मंडे को नहीं है। बाय। प्रणाम जी, बाय।